गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। इससे पहले हमने इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा या रिक्रूटमेंट ऑफ इनसाइड। दैट मीन वहाँ पर क्या होता था, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या ऑर्गेनाइजेशन की किसी ब्रांच से जो डिफरेंट एरियाज में थी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में थी या स्टेट्स में थी, हम वहाँ से एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से या ले ऑफ के माध्यम से रिक्रूटमेंट कर लेते थे। उसके अपने कुछ एडवांटेज थे, कुछ लिमिटेशंस थी, तो वो हमने पढ़ ली हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, कि आउटसाइड से हम कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय मीन्स इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। External sources are mostly used filling vacancies in the lower rank. Sometimes this sources is also tapped to fill the special category of the post, that is engineers, chartered accountants and etc. External sources are more and varied as compared to internal sources. It is the endeavors of every employee to select the best person from among the large number of the candidates interviewed. Main external sources of recruitment are as under. तो कहने का मतलब ये है, एक्सटर्नल का मतलब है हम आउटसाइड से, यानी बाहर से, किसी कॉलेज से या किसी कॉलेज के इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल के माध्यम से या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं बाहर से, आउटसाइड से। तो हम क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की हमारी जो वैकेंसीज हैं वो जो है हम फुलफ़िल करते हैं बाहर से। बाहर से का मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई ब्रांच है हमारे, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कहीं अन्य जगह पर, कई जगहों पर ब्रांच है, वहाँ सरप्लस स्टाफ है, वहाँ से हम कर लेते थे। अब वहाँ से ना करके हमें तो फ्रेश टैलेंट वाले व्यक्ति चाहिए, फ्रेश नॉलेज वाले व्यक्ति चाहिए, यंग ब्लड चाहिए। तो जो है हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के माध्यम से उसको पूरा करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज मिलेगी, नया यंग ब्लड होगा तो वो अपनी न्यू टेक्निक्स को यूज करेगा। यूज करने से जो है हमारा वर्क क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते हैं आउटसाइड से। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय मीन्स इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द organization. External sources are mostly used for filing vacancies in the lower post. दो बातें होती हैं। अगर हमारे यहाँ बंदा पहले से सर्विस कर रहा है, पहले से वर्क पर है, और उस बंदे को हम प्रमोट करके ऊपर की पोस्ट पर हम मान लो अपॉइंट कर देते हैं, रिक्रूट कर देते हैं, तो उससे हमें ये बेनिफिट्स मिलेगा कि हमको एक तो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, पहले से ही नॉलेजेबल पर्सन हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं उसके बारे में, वो उस वर्क को कैसे कर रहा है, ठीक है ना, अच्छी तरह से कर रहा होगा, इसी वजह से हमने उसको उस पोस्ट पर प्रमोट किया होगा। तो इससे हमें ये बेनिफिट्स मिलेगा, हमारा काम भी ठीक होगा, और दूसरी बात, हमें उस रिक्रूटमेंट पर, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पर खर्चा होने वाला था, उससे भी हम बच सकते हैं। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, हायर पोस्ट पर तो जो है लोअर पोस्ट से बंदा अपॉइंट होकर के जाएगा,
यानी कि हायर पोस्ट पे कौन पहुंचेगा? जो पहले से वर्क कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो हायर पोस्ट पे पहुंचेगा। तो हमको नया रिक्रूटमेंट किसका करना पड़ेगा? लोअर पोस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमें लोअर पोस्ट पे यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना होगा आउटसाइड के माध्यम से। तो वही वो कह रहा है, फाइलिंग ऑफ द लोअर रैंक समटाइम्स दिस सोर्सेस इज ऑल्सो टेप्ड टू फिल द स्पेशल कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। कभी कभी हमें एक्सटर्नल का यूज वहाँ भी स्पेशल कैटेगरी में भी करना पड़ता है। स्पेशल कैटेगरी का मतलब हो गया, जैसे कि हमें कोई मैनेजर्स चाहिए, वेल क्वालिफाइड, न्यू टेक्नोलॉजी वाला, या चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि नॉलेजेबल पर्सन हो, जो कि कॉम्पिटिटिव हो, प्रोस्पेक्टिव जो है हो, एम्प्लॉइज हो। तो अगर हमें ऐसा कोई इंजीनियर चाहिए, तो ऐसा अगर कोई बंदा अगर हमको पोस्ट पे चाहिए, तो उनके लिए भी हम एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से जो है वैकेंसीज को क्रिएट करते हैं। तो उनकी वैकेंसीज कुछ स्पेशल पोस्ट पर भी जो है होती है, दैट इज इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। एक्सटर्नल सोर्सेस आर मोर एंड वेरिड एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्सेस। यानी जो एक्सटर्नल सोर्सेस होता है वो बहुत मतलब वाइडली होता है, मतलब कंपेयर टू इंटरनल में हम आसानी से जो है रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस इसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें प्रोसेस भी लगता है, लॉन्ग टाइम पीरियड में टाइम कंजम्पशंस भी इसमें काफ़ी लगता है एक्सटर्नल सोर्सेस में इंटरनल सोर्सेस की अपेक्षा। इट इज़ द एंड एवर of every employee to select the best person from the among the large number of the candidate interviewed। तो इसमें क्या होता है, आउटसाइड से जब भी हम करते हैं तो हमने एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो है हमारे पास डिफरेंट एरियाओं से बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब हम उन एप्लीकेशंस की क्या करते हैं, छटनी करते हैं। तो छटनी करते हैं तो जो हमें प्रोस्पेक्टिव्स बाहर चाहिए, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में भी बहुत सारे जो है एम्प्लॉयज़ लाइन में होते हैं। तो जो बंदा उसमें से सेलेक्ट होता है, हम उसको क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में उसको जॉब से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मेन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट आर एज फॉलोअर। कुछ मेन जो है रिक्रूटमेंट के, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैसे कैसे होता है, उसके कुछ प्रोसेस दे रखी है। जैसे सबसे पहले दे रखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके बाद में कैजुअल रिक्रूटमेंट, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। नेक्स्ट कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, टेलीकास्टिंग, वेब पब्लिशिंग। तो दीज आर द सम प्रोसेस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेस। कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकते हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? Sometime information about the vacant post is posted on board placed an important place by the organization. Such information is usually displayed at the workshop, office or factory gate. People who are interested in these jobs apply for them. This method of recruitment is meant only for recruitment of unskilled worker. They are called casual labor. They are paid wages on daily basis. This method does not require on advertisement and is therefore cheap. कहने का मतलब हमारा ये है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो कभी कभी
जो भी हमारी वैकेंट पोस्ट हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या करते हैं, एक बोर्ड पर, एक प्लेस पर मतलब लगा देते हैं कि हमारे पास ये वैकेंसीज हैं, और उसको हमने क्या किया, एक बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया। यानी डिस्प्ले कर देते हैं हम किस पर, एक बोर्ड पर। और बोर्ड पर डिस्प्ले करने के बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वर्कशॉप के माध्यम से या ऑफिस के माध्यम से या फैक्ट्री के गेट के माध्यम से जो है सभी के पास पहुंच जाती है। अब जो कैंडिडेट हैं, सच इन्फॉर्मेशन इज यूजली डिस्प्लेड एट द वर्कशॉप, ऑफिस एंड द फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट से के माध्यम से पहुंच जाती हैं। पीपुल हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड पर्सनस होते हैं इन द जॉब्स, इन जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं, इन जगहों पर क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। और रिक्रूटमेंट का ये जो तरीका है ये अनस्किल्ड वर्करों के लिए होता है। किसके लिए होता है, अनस्किल्ड व्यक्तियों के लिए होता है, उनके लिए ये मेथड प्रयोग किया जाता है। तो जो और इन्हें हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। क्या कहते हैं, इनका नाम होता है कैजुअल लेबर्स, कैजुअल बेस पर, जिनको हम डेली बेस पर पेमेंट करते हैं। तो दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके के रिक्रूटमेंट के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। एंड इज देयर फॉर चीप, बहुत सस्ता होता है ये, ठीक है। ये सबसे सस्ती पद्धति होती है, चीप एंड बेस्ट पद्धति। कहने का मतलब किसी हमें अनस्किल्ड बंदे को जॉब खाली है, या अनस्किल्ड पर्सनों की या अनस्किल्ड लेबर की जगह हमारे पास है, हमें आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, ऑफिस के गेट पर या जो है वर्कशॉप के गेट पर या फैक्ट्री के गेट पर हम ये जो वैकेंसी वैकेंट हैं उनको हम चस्पा कर देंगे, उनको हम डिस्प्ले कर देंगे बोर्ड पर। बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय देखेंगे उसको, और देख कर के या जो भी लोग वहाँ से आने जाने वाले होंगे वो उस रिक्रूटमेंट को देखेंगे। देख कर के फिर उन जो इंटरेस्टेड पर्सन जो होंगे उसमें, जिन्हें जॉब की आवश्यकता होगी, वो उस जॉब के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करके फिर वो इस मेथड से क्या करे जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे। और ऐसी जगहों पर केवल अनस्किल्ड वर्करों के लिए ही होती है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबर्स, जो कि कैजुअल लेबर होती है जिसे डेली बेसिस पे हम पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। एंड इज देयर फॉर चीप, बहुत ही सस्ता होता है ये। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स क्या होता है बच्चों, बहुत सारी संस्थाओं में समय समय पर हम योग्य प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, उनको जो है एप्लीकेशन पर हम जो है एप्लीकेशन मंगवाते हैं उनसे, जो है कि आवश्यकता पड़ने पर जब भी ज़रूरत हो तो हम उसको क्या करें, नियुक्त कर लें। यानी कुछ एम्प्लॉइयों को हम जो है क्या करते हैं, पहले से ही या समय समय पर उनसे एप्लीकेशन कलेक्ट करते रहते हैं। और एप्लीकेशन कलेक्ट करने के बाद में जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो हम क्या करते हैं, उसके माध्यम से उसको जो है नियुक्त करते हैं, वेटिंग में रखते हैं उनको। मतलब कहने का मतलब आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अवसर दिया जा सके, उन्हें मौका दिया जा सके। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये हमारी वेटिंग लिस्ट होती है। जैसे ही कोई पद रिक्त होता है वैसे ही हम उस व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार बुला लेते हैं। इसके लिए हमें कोई एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये भी सस्ती पद्धति है। तो कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, इट में रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई मान लो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है अपना, सम रियली द टैलेंटेड ऑफ द ब्रिलियंट पीपल्स कंटिन्यू सेंडिंग देयर एप्लीकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द होप, यानी जब भी ज़रूरत हो, मतलब समय समय पर जो है हम जो हमारे यहाँ पीपुल जो ब्रिलियंट टैलेंट पीपुल्स हैं, जो वर्क करते हैं, एम्प्लॉय हैं, उनसे हम एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेते हैं।
वेन एवर सम नीड्स एराइज, जैसे ही नीड्स एराइज होती है, दे मे कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉइंटेड, तो अपॉर्चुनिटी के आधार पर हम उनको क्या कर देते हैं बच्चों, अपॉइंट कर देते हैं। अ वेटिंग लिस्ट ऑफ सच पीपुल इज प्रिपेयर्ड, तो हम वेटिंग जो लिस्ट वाले पर्सन्स होते हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं। एंड एज एंड व्हेन सम वैकेंसीज एराइज, और जैसे ही वैकेंसी एराइज होती है, दीज पीपुल कैन बी कॉल्ड, इन लोगों को कॉल किया जाता है। दिस सिस्टम डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी एडवर्टाइजमेंट की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो और ये सबसे आसान विधि है, आसान मेथड है रिक्रूटमेंट का। अगला है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मीडिया एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? मीडिया इज एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग आवर एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू इट पीपल्स आर अट्रैक्ट टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड मीडियम लेवल job in large number. Advertisement is made with the help of the newspapers, employment news, television, magazine, etc. The advertisement gives information about the number of vacant posts, nature of the job, require qualification, remuneration, etc. This enlarge the area of the selection for the organization, and as a result do it the appointment of good employee becomes possible. However, under this system sometimes the large number of unqualified applicants send their applications, which result in the loss of time and money. कहने का मतलब यह, विज्ञापन कब करवाते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट क्यों करवाती है मीडिया एडवर्टाइजमेंट? तो जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना, मीडिया जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी एक तरह से कर्मचारियों को, एम्प्लॉइयों को खोजने का काम करती है। इसके द्वारा उचित स्तर माध्यम से, ठीक है ना, माध्यम से जो है हम जो वैकेंट पोस्ट होती हैं उनको भर लेते हैं। इसके लिए विज्ञापन समाचार पत्रों में यानी न्यूज़पेपर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं आदि की सहायता से किया जाता है। हम क्या करते हैं, जो मीडिया रिक्रूटमेंट होता है उसमें क्या करते हैं हम, तो जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके माध्यम से, या जो है मीडिया का कोई न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से, या नेशनल मीडिया का कौन, नवभारत टाइम्स हो, ये इनके माध्यम से अगर कोई करते हैं तो ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट वैलिड रिक्रूटमेंट होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति उस वर्क को करेगा तो वह व्यक्ति मोस्टली वांटेड हो जाएगा एक तरह से। तो वही कह रहा है वो, मीडिया इज एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग अवर एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉयों को ढूंढने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है मीडिया। फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अगर आउटसाइड से हमें कोई एम्प्लॉय को रखना है तो, ठीक है, थ्रू इट पीपल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एंड मीडियम लेवल जॉब्स। जो हायर और मीडियम लेवल के जॉब्स हैं या इन लार्ज नंबर के जॉब हैं उनके लिए क्या करता है वो, वैकेंट पोस्ट पर अप्लाइड करता है, एप्लीकेबल होता है तो अप्लाइड करता है उसको, और अप्लाइड करने के बाद में द एडवर्टाइजमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जो हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो न्यूज़ के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से हम
क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं और एडवर्टाइजमेंट के आधार पर लोग वाग उन फॉर्मों को भर कर के डिपॉजिट कराते हैं, फिर उनका कलेक्शन होता है, फिर उसमें देखा जाता है कि किस किस को कॉल भेजनी है और किस किस को कॉल नहीं भेजनी है। तो इस तरीके से मीडिया एडवर्टाइजमेंट होता है। तो मीडिया के माध्यम से भी जो है रिक्रूटमेंट होता है। तो दिस रिक्रूटमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द advertisement, and advertisement is given into the newspaper, magazine, television and etc. यहाँ पर हम जो है इसकी सूचना इंफॉर्मेशन दे करके और न्यू रिक्रूटमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस जो होता है उसके थ्रू भी डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, सभी डिस्ट्रिक्टों में है ये। नेम एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ जॉब सीकर्स आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर। तो वहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉय जाता है एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराता है। तो जब एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में उसका नाम हो जाता है, नाम लिख जाता है, तो जैसे जैसे उस पोस्ट का नंबर आता जाता है वैसे वैसे वो उन पोस्टों पर क्या कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। तो अंडर दिस सिस्टम पर्सनल मैनेजर टू वर्ड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट जॉब टू द employment exchange concerned employee officer is turn forward the names of applicants with outside qualification from among those entered in his register to the organization manager of the organization, interview them and make selection as per his requirement. This method of recruitment is mostly followed to select typist, clerk and person। तो इन पर्सनों को हम ऐसे भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से भी हम जो है रिक्रूट कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज हमने ये 4 एक्सटर्नल सोर्सेस पढ़े। तो 4 एक्सटर्नल सोर्सेस के बाद में एक बार इनको फिर रिव्यू कर लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब बाहर से कोई मैनेजर मंगाया जाता है जो कि वेल क्वालिफाइड, वेल नॉलेज्ड होता है, ठीक है ना, तो उसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से रिक्रूट करते हैं। इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। कैजुअल कॉलर्स होते हैं कुछ, तो कैजुअल कॉलर्स को हम कैसे करते हैं, तो कैजुअल कॉलर्स जो होते हैं, इट में बी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, सम रियली टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल्स कंटिन्यू सेंडिंग देयर एप्लीकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम with the hope that whenever some need arises, they may come across an opportunity for appointment. A waiting list of such peoples is not require any advertisement and is therefore cheap. Media advertisement. Media is an effective way of the finding our employee from outside the organization. Through it, people are attracted towards the organization to hire and medium level job. In large number, advertisement is made with the help of the newspaper, employment news, television, magazine, etc. The advertisement given information about the number of the vacancies, post, nature of the job, required qualification,
रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट। तो ये आपका जो है ये 3 रिक्रूटमेंट हुए। चौथा है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, उसमें जा कर के एम्प्लॉय अपना नाम उसके रजिस्टर में लिखवाते हैं, और रजिस्टर में नाम लिखवाने के बाद फिर उसको उसमें जब नाम आ जाता है उनका, उसकी कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लेता है रजिस्ट्रार विभाग। तो शुल्क लेने के बाद में फिर अगर कोई आता है तो फिर उसको वो उसके नाम अलॉट कर देता है, पोस्ट के नाम, और उसी के अकॉर्डिंग उससे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द external recruitment. Thank you very much.